बिस्मिल्लाह करें। आज के इस तज्जिये में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने वाले हैं। 1947 से लेकर आज तक अगर आप इस मुल्क की तारीख को देखें तो ये बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह लगती है, एक ऐसी घड़ी का पेंडुलम जो लगातार सिविलियन जमहूरियत और मिलिट्री रूल के दरमियान झूमता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये इक्तदार का खेल आखिर चला कैसे। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन अदवार का जायजा लेने वाले हैं। हम इन 6 डिस्टिंक्ट फेजेस को कवर करेंगे। बर्थ और अर्ली डेमोक्रेसी, उसके बाद पहला फौजी दौर, फिर दूसरा जमहूरी दौर, फिर दूसरा फौजी दौर, फिर तीसरा डेमोक्रेटिक और मिलिट्री साइकिल, और आखिर में जो अभी चल रहा है यानी चौथा जमहूरी दौर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फेज की, बर्थ एंड अर्ली डेमोक्रेसी। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पाकिस्तान का वजूद में आना, सच पूछें तो ये एक बहुत ही अजीम लेकिन साथ ही साथ इंतहाई अफरा तफरी वाला वक्त था। जरा इस नंबर पर गौर करें। 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा अफराद ने 1947 में इन नई बनने वाली सरहदों को पार किया और हिजरत की। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशंस में से एक थी, और जाहिर है इस बेमिसाल वाक़े ने शुरू से ही इस नई रियासत पर बहुत ही शदीद दबाव डाल दिया था। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसके फौरन बाद ही मुल्क को एक बहुत बड़े लीडरशिप क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 1948 में बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की वफात हो गई, और फिर 1951 में पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। इससे एक ऐसा खला पैदा हुआ जिसे भरना नामुमकिन सा हो गया। खैर, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1956 में पहला आइन बना जिसने पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक करार दिया। लेकिन मसाइल यहीं खत्म नहीं हुए। इस नए मुल्क को बहुत से अंदरूनी बहरानों ने घेर लिया। उर्दू और बंगाली जबान के मसले पर टेंशन्स बढ़ने लगी। प्राइम मिनिस्टर्स इतनी जल्दी बदले के हिसाब रखना मुश्किल हो गया। फिर मुतनाज़ा 1 यूनिट प्रोग्राम लाया गया जिसने ईस्ट और वेस्ट को एक कर दिया, और लेफ्ट विंग और राइट विंग एलिमेंट्स के दरमियान तसादुम बढ़ने लगा। इन्हीं सब मसाइल की वजह से ये पहला जमहूरी दौर बुरी तरह लड़खड़ाया गया, और यहीं से मिलिट्री इंटरफेरेंस की राह हमवार हुई। और यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे फेज की, द फर्स्ट मिलिट्री एरा। यहाँ पावर का पेंडुलम पहली दफा मिलिट्री की तरफ घूमा जब 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अयूब खान ने अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसे बेसिक डेमोक्रेसी कहा गया। 1962 के इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डायरेक्ट वोटिंग नहीं थी, बल्कि सिर्फ 80,000 अफराद पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज ने सदर को सिलेक्ट करना था, यानी पावर को डायरेक्ट पार्लियामेंट्री जमहूरियत से दूर कर दिया गया। इसके बाद हम तारीख के एक बहुत ही संगीन और हैरानकुन अदद तक पहुंचते हैं, 93,000। 1971 में बिल्कुल इतने ही पाकिस्तानी सोल्जर्स और ऑफिसर्स जंग में कैद हुए जिन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है। और ये 1971 का बहरान वाकई एक दर्दनाक बाब है। हिंदुस्तान के साथ जंग हुई जिसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और एक नया मुल्क बांग्लादेश वजूद में आया। ये इतना बड़ा और तबाहकुन झटका था कि मिलिट्री गवर्नमेंट का एतनाद बुरी तरह मुतासिर हुआ और उन्हें मजबूरन पावर वापस सिविलियंस को देनी पड़ी। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा फेज, द सेकेंड डेमोक्रेटिक एरा। पेंडुलम एक बार फिर घुमा और सिविलियन रूल वापस आया, इस मर्तबा जुल्फिकार अली भुट्टो के उरूज के साथ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आते ही स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का काम शुरू कर दिया। 1973 में एक नया इस्लामिक आइन ड्राफ्ट किया गया जो वैसे आज तक नाफिज है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी तेजी से इकोनॉमिक और डिफेंस पॉलिसीज में तब्दीलियां की कि सब देखते रह गए, जिनमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोग्राम की तेजी भी शामिल थी। जुल्फिकार अली भुट्टो का एक बहुत ही मशहूर कोट है। उन्होंने 1965 में कहा था, अगर हिंदुस्तान बॉम्ब बनाता है तो हम घास खाएंगे, यहाँ तक कि भूखे रहेंगे, लेकिन हम अपना बॉम्ब जरूर हासिल करेंगे। ये बयान खुद में बताता है कि उस वक्त के इस खुफिया एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट के पीछे कितना शदीद सियासी इरादा और विल पावर शामिल थी। लेकिन फिर चौथा फेज शुरू होता है, द सेकेंड मिलिट्री एरा। 1977 का साल था जब इलेक्शंस में धांधली के इल्जामात लगने शुरू हुए, प्रोटेस्ट्स हुए, और फिर जनरल जियाउल हक ने एक ब्लडलेस कू के जरिए, यानी बगैर किसी खून खराबे के, इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। अगर हम इन दोनों एरास को कंपेयर करें तो इनका फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है। एक तरफ भुट्टो का दौर था जहां लेफ्ट विंग, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और नेशनलाइजेशन का जोर था, और दूसरी तरफ जिया का दौर बिल्कुल इसकी ऑपोजिट था, राइट विंग कंजर्वेटिज्म, कैपिटलिज्म और स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामाइजेशन। इन दो बिल्कुल मुखालिफ रास्तों ने पाकिस्तान की तारीख की डायरेक्शन ही बदल कर रख दी। और इसी दौर में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ने भी अपना पूरा असर दिखाया, खास तौर पर सोवियत अफगान वॉर ने,
जब सोवियत यूनियन ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने फर्मली अपने आप को अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया। रिजल्ट क्या हुआ? लाखों अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आ गए और इसके साथ ही आर्म्ड मिलिटेंसी और इल्लीगल हथियारों का एक नया और खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद आता है पांचवा फेज, द थर्ड डेमोक्रेटिक एंड मिलिट्री साइकिल। 1988 में जनरल जिया की पुरइसरार मौत के बाद ये पावर का पेंडुलम अब और भी तेजी से घूमना शुरू कर देता है। 1990s की दहाइयां असल में एक बहुत ही इंटेंस टू पार्टी डेमोक्रेसी का दौर थी। पावर लगातार इन दो लीडर्स के दरमियान स्विंग करती रही। एक तरफ सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट और किसी भी मुस्लिम मुल्क की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो थीं, और उनके मुखालिफ थे सेंटर राइट कंजर्वेटिव नवाज शरीफ, जिन्होंने मुल्क में प्राइवेटाइजेशन को शिद्दीद पुश किया। तो अब इस पॉइंट पे आकर सबसे अहम बात यह है कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद मई 1998 में पाकिस्तान ने लगातार 6 कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट किए। इस एक्शन ने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया की पहली डिक्लेयर्ड एटॉमी ताकत बना दिया। वाकई ये मुल्क की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लम्हा था। लेकिन ये जमहूरी सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चला। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। उनके इस मिलिट्री रूल में काफ़ी कुछ हुआ। वॉर ऑन टेरर, मीडिया का लिबरलाइज होना और बदकिस्मती से ट्रैजिक पॉलिटिकल वायलेंस, जिसमें 2007 में बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी शामिल है। आखिरकार 2008 में शदीद पब्लिक प्रेशर के तहत मुशर्रफ को इस्तीफा देना ही पड़ा। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से तक, द फोर्थ डेमोक्रेटिक एरा। 2008 से जो सिविलियन गवर्नेंस का सिलसिला शुरू हुआ वो बेशक हंगामा खेज रहा, लेकिन वो लगातार बिना किसी डायरेक्ट मिलिट्री रूल के आज तक चल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये एरा आगे कैसे चला। 2008 के बाद से पार्लियामेंट्स ने फाइनली अपनी पूरी 5 साल की मुद्दतें मुकम्मल करना शुरू की, जो जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पहले 2008 में पीपीपी की कोalition आई, फिर 2013 में पीएमएलएन की सुपर मेजॉरिटी, उसके बाद 2018 में पीटीआई और इमरान खान ने पावर ली, फिर 2022 में खान को हटाया गया और अब हाल ही में 2024 के कंटेस्टेड इलेक्शंस हुए। और यहाँ एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड आईनी वाक़या पेश आया। अप्रैल 2022 में इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गए जिन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी तहरीक अदम एतमाद के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया। इस वाक़े ने मुल्क में एक नई और शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया। आज ये चौथा जमहूरी दौर कई शदीद मालियाती और सियासी बहरानों के बीच फंसा हुआ है। 2024 के इलेक्शंस में धांधली के एलिगेशंस, IMF के लोन्स की लगातार ज़रूरत, रुपए की वैल्यू का तेज़ी से गिरना और हाँ, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर होने वाली मुसलसल और सख्त तनकीद, इन सब चीज़ों ने इस वक्त सिस्टम को बहुत मुश्किल टेस्ट में डाल रखा है। तो आखिर में सब कुछ इस एक अहम सवाल पर आकर रुक जाता है, क्या ये करंट फोर्थ डेमोक्रेटिक एरा पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशंस के इस तारीखी साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ पाएगा? क्या पावर का ये पेंडुलम अब हमेशा के लिए रुक गया है? इसका जवाब जो भी हो, इस ग्लोबली सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिक्स की कहानी पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस तारीखी सफर पर चलने का बेहद शुक्रिया।